नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में वोटिंग के बाद बीजेपी ने अब लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इस काम की शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल से। आज अमित शाह ने कोलकाता में बड़ी पब्लिक मीटिंग की। इस रैली में अमित शाह ने दावा किया कि 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जीतेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार होगी और इसके बाद 2026 में बंगाल में भी दीदी की विदाई होगी। अमित शाह ने कहा, अब जल्दी ही सीएए और एनसीआर कानून लागू होंगे। ममता कितना भी विरोध कर ले, लेकिन सीएए लागू होकर रहेगा, क्योंकि ममता दीदी वोट के चक्कर में बांग्लादेश और म्यांमार से आ रहे घुसपैठियों के आधार कार्ड बनवा रही है और ये घुसपैठिए बंगाल के हिंदुओं का हक मार रहे हैं। बीजेपी ये नहीं चलने देगी। अमित शाह की रैली के जवाब में ममता ने भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया, प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी की सरकार पर बंगाल के साथ भेदभाव करने का इल्जाम लगाया। अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया। कुल मिलाकर आज कोलकाता में अगले लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया। कैंपेन का टोन दिखाई दिया। अमित शाह ने आज बंगाल में रैली क्यों की? रैली में अमित शाह के भाषण से आगे की राजनीति के बारे में क्या संकेत मिले, इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। अमित शाह ने ममता को क्या जवाब दिया? आज ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी ने काउंटर धरना क्यों दिया, इसकी डिटेल भी मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज बंगाल में अमित शाह ने बंगाली हिंदुओं की बात क्यों की। बीजेपी ने कोलकाता में अमित शाह की रैली की काफी तैयारी की थी, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार इस रैली को रोकना चाहती थी। पहले प्रशासन ने रैली की परमिशन नहीं दी। बीजेपी अदालत में गई। हाई कोर्ट ने ममता सरकार की दलीलों को खारिज करके अमित शाह की रैली को ग्रीन सिग्नल दिया। इससे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ गया। इसीलिए आज अमित शाह की रैली में जबरदस्त भीड़ जुटी। पश्चिम बंगाल में ममता के राज में विरोधियों की रैली में इस तरह की भीड़ कम दिखाई देती है। भारी भीड़ को देखकर अमित शाह भी जोश में आ गए। उन्होंने कहा, पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी रिगिंग करके जीत गई थी, लेकिन अब ममता के जाने का वक्त आ गया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म होगी, हिंदुओं का हक मारने वालों की विदाई होगी, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी की सरकार जल्दी से जल्दी सीएए लागू करेगी, सख्ती से लागू करेगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार को करप्शन, क्राइम, चुनावी हिंसा, अपीजमेंट और घुसपैठ के मुद्दों पर घेरा और इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का इश्यू उठाया। अमित शाह ने कहा, अब सीएए को लागू करने से कोई रोक नहीं पाएगा। घुसपैठ रोकने के लिए सीएए जरूरी है, क्योंकि बंगाल में ममता ने घुसपैठियों को वोटर बनाने के गैर कानूनी सेंटर खोल दिए हैं। अमित शाह आज सीएए के मुद्दे पर करीब 5 मिनट तक बोले। उन्होंने कहा, ममता दीदी जब सत्ता में नहीं थी तो घुसपैठियों के सवाल पर संसद नहीं चलने देती थी, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद अब ममता थोड़े से सियासी फायदे के लिए बंगाली हिंदुओं का हक मारने वाले घुसपैठियों की सगी बन गई हैं, सीएए का विरोध कर रही हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीएए बंद कर रहेगा। सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुस के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड
और आधार कार्ड बंट रहे हैं वो चुप बैठी। भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। अमित शाह ने आज तृणमूल कांग्रेस पर बदले की राजनीति का इल्जाम लगाया। कहा कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी को असेंबली से सस्पेंड करवा दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी। और इसके बाद अमित शाह ने ममता सरकार के करप्शन का मुद्दा उठाया, घोटाले गिनाए और साफ साफ कहा, करप्शन करने वालों पर ममता बनर्जी इसलिए एक्शन नहीं लेती क्योंकि उन्हें डर है कहीं इसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम सामने ना आ जाए। बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं, दीदी कान खोलकर सुन लो, शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए, तो बंगाल की जनता मानेगी। वो नहीं कर सकती। हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि तीन कहीं भतीजे का नाम न बता दे, भतीजे का नाम न बता दे। जो खुद मिले हुए हैं वो बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं। ममता की पार्टी की तरफ से अमित शाह को जवाब दिया ममता की सरकार में मिनिस्टर शशि पांजा ने। शशि पांजा ने कहा कि सीएए का इशू सिर्फ चुनावी झुंझुना है जो बीजेपी चुनाव से पहले बार बार बचाती है। शशि पांजा ने कहा कि सीएए कानून 4 साल पहले बन गया था, लेकिन अब तक केंद्र सरकार इसके रूल्स फ्रेम नहीं कर पाई। इसलिए बीजेपी को यह बताना चाहिए कि 4 साल तक सीएए को लागू करने से उसे किसने रोका था। 4 साल तक अमित शाह क्या कर रहे थे। जब ये कानून भी बन रहा था तब भी ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए को लेके सब पार्टियों को लेके आलोचना होना चाहिए, हड़बड़ी
नहीं होना चाहिए। और ये एक तरफा जो है, जो उनके संख्या है, एमपी की संख्या है करके वो उसको कानून बना दिए। तो जो 4 साल पहले कानून बना था, अगर आपके में इतनी हिम्मत थी तो इस कानून के तहत जो रूल्स बनते हैं, इसके प्रक्रिया जो तैयार होती है, वो क्यों नहीं बना पाए? अब तक जो है उसका डेट पीछे जाता ही रहता है, रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। अभी 9 बार कोशिश हो चुका है, अब वो कह रहे 2024 में होगा। ये केवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैरेट एंड द स्टिक, माने वो आपके सामने झुला झुला के वो उसके द्वारा अगर कुछ वोट के दौरान कुछ वोट प्राप्त हो, कुछ सीट जीते, यही वो कोशिश है। लेकिन सच्चाई में इसको लागू करने के लिए जो, अगर वो सचमुच उनकी कोई कोशिश होती है तो रूल्स बनाना पड़ता है। वो रूल्स अब तक नहीं बने। कोलकाता में जिस वक्त अमित शाह पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे, उनसे कुछ ही दूरी पर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के साथ असेंबली के कैंपस में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रही थी। तृणमूल कांग्रेस का इल्जाम है कि केंद्र सरकार ने बदले की भावना की राजनीति की है, पश्चिम बंगाल को उसके हक का पैसा नहीं दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा का फंड रोक दिया, जिसका असर गरीब मजदूरों पर पड़ रहा है। ममता की पार्टी के नेताओं का इल्जाम है कि बंगाल में पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी जीत नहीं पाई, इसलिए बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के ये नेता ये सवाल पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं। आज अमित शाह की रैली थी, इसलिए ममता ने एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दी, धरना दिया। अमित शाह इस बात को समझ रहे थे, इसलिए वो पूरा बही खाता लेकर पहुंचे थे। उन्होंने पूरा हिसाब किताब बता दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 साल में पश्चिम बंगाल की सरकार को कितना फंड दिया और उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में कितना पैसा दिया था। अमित शाह ने कहा, ममता लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगी। 2024 में बंगाल की जनता ममता को बाय बाय कर देगी। ममता जी को मैंने कई बार पूछा, वो उल्टा हमें हिसाब पूछती है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या किया। ममता दीदी, आप मेरा भाषण जरूर सुन रही होगी, मैं हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, हिसाब लेकर आया हूं। जिस सरकार में आप मंत्री रही, यूपीए सरकार, जिस सरकार को आपने समर्थन किया, उसने 2004 से 14 में बंगाल को क्या दिया? ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाइयों बहनों, बोलो तो? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल के सामने 9 साल में 6,70,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1,80,000 करोड़ रुपया नरेगा में 3.5 गुना ज्यादा हमने दिया। आप धरना करती हो, जब आप मंत्री बनकर बैठी थी, मुख्यमंत्री बनकर सरकार का समर्थन कर रही थी, पैसा कम मिलता था। और ममता दीदी, जितना गुमराह करना है कर लीजिए। गत चुनाव में तो रैगिंग कर आप जीत गई, फिर भी हमारी 77 सीटें आई। 77 कहां 0, कहां 77। और इस बार 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहने जाता हूं कि 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अमित शाह ने बंगाल सरकार को केंद्र की तरफ से दी गई मदद का पूरा हिसाब किताब समझा दिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने उस पर भी सवाल उठा दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अमित शाह चुनावी मौसम में आए हैं। उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन मनरेगा के बकाये को लेकर कुछ नहीं कहा, जो केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। In the winter months, there are a lot of migratory birds which come to Bengal. So in the same way,
there was another migratory species came to Bengal today. Not a word from the Home Minister of India and the number 2 in Modi's cabinet about. One, not a word about how there'd be more jobs for youth. 2, not a word about price rise. And 3, not a word about Manrega, where Bengal workers who've finished working in Bengal still haven't been paid by the union government. अमित शाह की रैली खत्म हुई तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सीधे विधानसभा परिसर में पहुंच गए। एक तरफ काले कपड़ों में तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी की लीडरशिप में धरने पर बैठे थे, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप में बीजेपी के विधायक धरने पर बैठ गए और ममता बनर्जी पर तानाशाही का इल्जाम लगाया। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार में करप्शन को लेकर सवाल उठाए और जमकर नारे लगाए, लेकिन ये बात ममता बनर्जी को जरा भी पसंद नहीं आई। ममता ने कहा कोलकाता में अमित शाह की रैली फ्लॉप हो गई, इसलिए बीजेपी के लोग असेंबली कैंपस में आकर प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन ममता ने कहा यह ठीक नहीं है, उनके पास यहां पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन भी नहीं थी। स्पीकर को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। এবং একদিকে ঘোষণা করা প্রোগ্রাম, অন্যদিকে মিটিং ফ্লপ হয়েছে বলে मैंने इस कार्यक्रम की घोषणा पहले ही कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अमित शाह का कार्यक्रम फ्लॉप हो गया है। कुछ कायरों का समूह विधानसभा को अपवित्र करने आया है क्योंकि उन्हें वहां जगह नहीं मिली। उनको शराफत नहीं आती। हमें इस जगह पर धरना देने की पहले ही इजाजत मिल गई थी। वो लोग जो कर रहे हैं सब इल्लीगल है। आज की घटना विधानसभा अध्यक्ष देखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के अधीन है। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी अध्यक्ष से मिलेगा। एक धरना जब चल रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ये लोग जल्लाद हैं, दंगाबाज हैं। मैं स्पीकर से अनुरोध करती हूँ कि टीवी समाचार देखें और पुलिस से बात करें और जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। मुझे अमित शाह मोदी को दिखाने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने सारा जीवन लूट मचाया है, तृणमूल कांग्रेस का पैसा लूट लिया है। ये लोग खुद की पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ये सब गद्दार हैं। हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति इनसे डरता नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने इल्जाम लगाया तो बीजेपी के एमएलए मनोज टिक्का ने जवाब दिया। मनोज टिक्का ने कहा प्रोटेस्ट करना तो अपोजिशन का काम है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में विपक्षी दल है, इसलिए वो ममता बनर्जी की सरकार के करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें गलत क्या है? पश्चिम बंगाल का मुख्य विरोधी दल होने के नाते ये हमारा जिम्मेवारी बनता है कि 2 करोड़ 30 लोगों ने उनका आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर भेजा है। उसी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उससे कोई आता जाता नहीं है। लेकिन आज ये राज्य सरकार, राज्य के महत्वपूर्ण दफ्तरों में जो दुर्नीति हुआ है इसको रोकथाम करने के लिए सरकार व्यर्थ है। दूसरी तरफ वही लोग अंबेडकर मूर्ति के नीचे बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस अंबेडकर ने संविधान लिखा है उस संविधान को पालन करने के लिए जो सरकार, जो पार्टी व्यर्थ है, आज उस मूर्ति नीचे बैठ करके उनका अपमान किया है। और आज हम यहाँ पर अपना जो कार्य, हम विरोधी हैं, अब विरोधी के नाते यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लोगों के सामने लाना हमारा कर्तव्य है। उसी लिए आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो सरकार ने दुर्नीति किया, जो चोरी किया है, उसको हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। अब आज की बंगाल के पॉलिटिक्स की एक इंटरेस्टिंग साइडलाइट आपको बताता हूं। अमित शाह की रैली को हाई कोर्ट से परमिशन मिली थी, इसलिए सरकार कुछ कर नहीं पाई। लेकिन सुबह सुबह ममता की पार्टी के नेताओं ने पूरे कोलकाता में अमित शाह के खिलाफ पोस्टर लगा दिए। जहां जहां से अमित शाह को गुजरना था उस पूरे रूट पर जो पोस्टर बैनर लगाए गए उनमें लिखा गया था मोटा भाई वोट नहीं। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता की पुलिस ने भी लोगों को अमित शाह की रैली में पहुंचने से रोका। बसों को शहर के बाहर ही रोक दिया गया। जो लोग पैदल आ रहे थे उन्हें पुलिस ने रैली की तरफ जाने से रोका। बीजेपी ने दावा किया इसके बाद भी अमित शाह की रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा सरकारी मशीनरी के मिसयूज से अब कुछ नहीं होगा क्योंकि अगली लड़ाई तो जनता की अदालत में होगी। देखिए टीएमसी के जो विधायक है वो ऐसे ही उनके मुंह काले हैं।
सब मुंह काले करने वाले काम कर चुके हैं। जैसे आपका गाय तस्करी हो, कोयला चोरी हो, बाली चोरी हो, चावल चोरी हो, चाकरी चोरी हो, नौकरी चोरी हो, ऐसा कुछ नहीं है जिसका चोरी नहीं हुई बंगाल में। तो उनका मुंह तो ऐसे ही काला है, काला लिबास पहनने की क्या जरूरत है, मुंह लेके खड़ा होने जाने से ही काम हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस अभी वो पीके की टीम जो है आईपैक, उसका वॉलंटियर देके काम करा रही है और उसके बुद्धि से काम कर रहे हैं। ऐसे पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता, राजनीति मैदान में होती है, मैदान में ही होगा और मैदान में देखा जाएगा किसका कितना दम है। असल में आज अमित शाह ने साफ कर दिया कि इस बार बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। असल में बीजेपी की रणनीति क्लियर है। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु जैसे उन राज्यों में होगा जहां बीजेपी की स्थिति इस वक्त कमजोर है, जहां लोकसभा सीटें बढ़ने की थोड़ी बहुत संभावना है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को सफलता मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में यहां बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थी। इसके बाद जब असेंबली इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 77 सीटें मिली, जिसका जिक्र आज अमित शाह ने किया। इससे पहले बंगाल विधानसभा में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं था। अब बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। बंगाल में लेफ्ट पूरी तरह खत्म हो गया है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब यहां मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। इसीलिए बीजेपी बंगाल में पूरी ताकत लगा रही है। बंगाल के तरह बीजेपी की नजर तेलंगाना पर भी है। तेलंगाना में पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को 119 में से सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने यहां की 17 में से 4 सीटें जीती। अब बीजेपी को तेलंगाना से काफी उम्मीद है, इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने तेलंगाना में काफी ताकत लगाई। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन विवाद आज से ही शुरू हो गए। विवाद शुरू हुआ बीआरएस के नेताओं के एक वीडियो से। इल्जाम यह लगाया गया कि डोर टू डोर कैंपेन के दौरान केसीआर की पार्टी के नेताओं ने करीमनगर जिले के कोतपल्ली इलाके में लोगों को पैसे बांटे। एक एक वोटर को 10-10 हजार रुपए दिए गए। जैसे ही खबर फैली, बीजेपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और इसके बाद बीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और इस झगड़े का वीडियो वायरल हो गया। बयानबाजी शुरू हो गई। करीमनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के बंडी संजय कुमार सांसद हैं। बंडी संजय कुमार ने कहा कि केसीआर को हार दिखाई दे रही है, इसलिए अब केसीआर की पार्टी वोटर्स को पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा बीजेपी से बर्दाश्त नहीं करेगी, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। कोतपल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हम लोग हमारे नेता रमेश के घर चाय पीने जा रहे थे। तभी वहां हमने बीआरएस के नेताओं को घिरा हुआ देखा। वहां पहुंचे तो देखा हमारे बीजेपी कार्यकर्ता उनसे झगड़ा कर रहे थे। पता चला कि बीआरएस के लोग वोटर लिस्ट लेकर घर घर पैसे बांट रहे हैं। एक एक शख्स को 10,000 रुपए दे रहे थे। ये लिस्ट देखिए, 450 लोगों की लिस्ट और नाम के आगे पेड लिखा हुआ है। कुछ घरों में डबल पेड लिखा है, यानी उस घर में एक से ज्यादा लोगों को पैसा बांटा है। हमारे सामने ही 2 गाड़ियां वहां से गायब हो गईं। मैंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो शिकायत करें और शांति बनाए रखें। कितनी गिरी हुई हरकत है ये। केसीआर इस तरह खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। इस मुद्दे पर तेलंगाना में बीजेपी के एकमात्र मौजूदा विधायक टी राजा सिंह भी बोले। राजा सिंह ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की गोशा मैच सीट से चुनाव जीते थे। आज राजा सिंह ने कहा कि ओवैसी और केसीआर मिलकर अब कुछ भी कर लें, पैसा बांटे या शराब बांटे, कोई फायदा नहीं होगा। राजा सिंह ने कहा इस बार बीजेपी तेलंगाना में कम से कम 40 सीटें जीतेगी। 100% 2023 का जो चुनाव है, कल पोलिंग है और कल की पोलिंग में जिस डब्बे में खुलेगा डब्बा 3 तारीख के दिन सिर्फ बीजेपी और कमल ही खिलेगा। लगभग हम लोग 50 सीट तक टफ दे सकते हैं
और 40 सीट तक हम जीत सकते हैं, ऐसा माहौल लग रहा है अभी। तो मेरी विधानसभा को गोद लेने की बात करते हो, मेरी गोशा महल के जो वोटर है ना, तुम्हें और तुम्हारे बाप को गोद ले लेंगे। आज जो तुम और तुम्हारा बाप जो तुम्हारे विधानसभा में जो डेवलपमेंट करते हो ना, बेगम बाजार क्षेत्र के व्यापारी जो टैक्स बनते हैं ना, वो टैक्स से तुम लोग तुम्हारी विधानसभा में डेवलपमेंट करते हो, यानी उतना रेवेन्यू मेरी विधानसभा से तुम लोग कलेक्ट करते हो, और मेरी विधानसभा को तुम गोद लेने की बात करते हो, तो पहले तुम तुम्हारा हाल देख लो। तेलंगाना में राजा सिंह हिंदुत्व के प्रतीक हैं। ओवैसी ब्रदर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। कई बार अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते, इसलिए कुछ वक्त के लिए बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन अब वो बीजेपी का बड़ा चेहरा बन गए हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी का सिक्का चलता है, लेकिन राजा सिंह ने हैदराबाद की सीट गोशा महल जीतकर ओवैसी को परेशान कर दिया। इस बार राजा सिंह को हराने के लिए ओवैसी ने केसीआर के सामने सरेंडर कर दिया। गोशा महल में मुस्लिम वोट 27% है और यह वोट बट ना पाए, इसलिए ओवैसी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। उन्होंने बीआरएस के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। ओवैसी चाहते हैं किसी भी कीमत पर गोशा महल की सीट बीजेपी के पास न जाए, लेकिन राजा सिंह का दावा है कि इस बार वो पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। जहां तक पैसे बांटने का सवाल है, तो मेरे पास चुनाव आयोग के 10 नवंबर तक के आंकड़े हैं, जिनके मुताबिक 9 नवंबर तक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान 1760 करोड़ रुपए का कैश, सोना, शराब और दूसरी चीजें जब्त की गई हैं और सबसे ज्यादा बरामदगी तेलंगाना से हुई है। 1760 में से 660 करोड़ का कैश और सामान तेलंगाना में पकड़ा गया। इसमें से 226 करोड़ कैश, 27 करोड़ की शराब और 191 करोड़ का गोल्ड था। ये फिगर्स 9 नवंबर तक की हैं। तेलंगाना में तो उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव में जीत के लिए हर कोई साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना रहा है, लेकिन कामयाबी किसे मिलेगी, इसका फैसला तो जनता कल करेगी। हालांकि जिन 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, वहां सभी पार्टियां अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोई कुछ भी कहे, उन्हें पूरा यकीन है कि राजस्थान में 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, उनकी सरकार रिपीट होगी। 5 राज्यों में कहीं बीजेपी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी का नैरेटिव फेल हो गया है। 5 राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है। राजस्थान में तो अंडर करंट ही चल रहा है। राजस्थान में जीतेंगे हम लोग स्पष्ट बहुमत से, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना भी जीत सकते हैं। कल मैं जाके आया कि तेलंगाना बहुत शानदार रोड शो हुए हैं, तो पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है। और जो मोदी जी के जो नैरेटिव है वो फेल हो रहे हैं। मोदी जी के नैरेटिव बन नहीं रहे हैं, जो बनाना चाहते थे। माई बाप तो जनता ही होती है, उनका फैसला हमें शुरूधारी रखेंगे। हम तो विद ह्यूमैनिटी, विद नम्रता के साथ में स्वीकार कर लेंगे। मेरे को लगता है इस बार रिपीट होगी, इतने मैं कह सकता हूँ। अशोक गहलोत तो बीजेपी के 5 राज्यों में जीतने की, माफ कीजिएगा, हारने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इन 5 राज्यों में बीजेपी हारेगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि मध्य प्रदेश में 20 साल का सिलसिला नहीं टूटेगा, 5वीं बार भी बीजेपी जीतेगी। शिवराज ने कहा कि लाडली बहनों ने काम कर दिया है, 3 दिसंबर को बीजेपी मध्य प्रदेश में फिर लौटेगी। मैंने जो कहा था वो पूरा होगा। 3 तारीख को आप देखेंगे फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। कोई संदेह नहीं। जो आता रहता ना काटेगी कोई काटे कार्यकर्ताओं ने तो मेहनत की है, लाडली बहनों ने सब काटे निकाल दिए। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बात करते रहे भैया लाडली बहन, लेकिन जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद अपने काम को मिला है। अशोक गहलोत और शिवराज सिंह दोनों सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं।
दोनों ने अपने अपने प्रदेश में जबरदस्त मेहनत की है। दोनों ने आज जीत के बड़े बड़े दावे भी किए, पर विडंबना देखिए, ये दोनों इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि अगर उनकी पार्टी जीती तो वो फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं। दोनों राज्यों में दोनों नेताओं की, दोनों पार्टियों ने हाई कमान से ना तो उनसे कोई वादा किया गया है और ना ही चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया गया। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान और अशोक गहलोत ने अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए जान लगा दी। किसकी मेहनत रंग लाएगी, जनता किस पर भरोसा जताएगी, इसका असली खुलासा तो 3 दिसंबर को ही होगा। लेकिन 5 राज्यों में क्या होने वाला है, इसके संकेत आपको कल मिलेंगे, अंदाजा लगेगा। इंडिया टीवी पर कल शाम 5 बजे से आप 5 राज्यों का एग्जिट पोल देख पाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी, 5 राज्यों की 678 सीटों का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल आप देख सकेंगे कल शाम 5 बजे से इंडिया टीवी पर। 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, एग्जिट पोल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 678 सीटों का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल 30 नवंबर शाम 5 बजे से सिर्फ इंडिया टीवी पर। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात से किसान बेहाल हैं और सभी राजनीतिक दल किसानों के हाल पर हमदर्दी जता रहे हैं। विरोधी दलों ने इल्जाम लगाया है कि सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, सरकार ने किसानों को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका सर्वे हो रहा है और जल्दी से जल्दी मुआवजा किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। असल में पिछले 1 हफ्ते में गुजरात और महाराष्ट्र में भयंकर बारिश हुई। इस बारिश से महाराष्ट्र में ज्यादा नुकसान हुआ। 90,000 हेक्टेयर फसल खराब हो गई। संतरा, मौसम्बी, अंगूर, प्याज, टमाटर, गोभी, बैंगन, पालक, मेथी और मिर्च जैसी फसलें खराब हो गई। संतरे की खेती में करीब 60% नुकसान होने की आशंका है। इसी तरह कपास और अरहर की फसल भी तबाह हो गई है। महाराष्ट्र के 17 जिलों पर बारिश का कहर बरपा है। सबसे ज्यादा नुकसान बुल्ढाना जिले में हुआ। यहां 34,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। नासिक, अहमदनगर, अकोला, पुणे, धुलिया, नंदुरबार, अमरावती और नागपुर में भी किसान फसल खराब होने से सदमे में हैं। विरोधी दलों ने किसानों का मुद्दा उठाया, एकनाथ शिंदे को घेरा, तो आज शिंदे ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कई बड़े फैसले किए। ऐलान किया गया कि 2 हेक्टेयर फसल के नुकसान पर सरकार 3 हेक्टेयर का पैसा देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार किसानों को मुआवजा देने में देर नहीं करेगी। किसानों को सरकारी मदद के साथ साथ फसल बीमा का पैसा भी दिया जाएगा। आज के मंत्रिमंडल बैठक में ये जो गारपीट है, बेमौसमी बरसात है, उससे जो नुकसान हुआ है उसके बारे में चर्चा हुई, उसको ही प्राथमिकता दी थी। और यहाँ पर आज ऑलरेडी पहले ही पंचनामे करने के आदेश दिए थे, वैसे पंचनामे हो रहे हैं और 2 हेक्टेयर की जगह पर 3 हेक्टेयर का नुकसान भरपाई देने का ही निर्णय हुआ है। और पूरा आंकड़ा आने के बाद यहाँ पर किसानों को तत्काल नुकसान भरपाई सरकार के माध्यम से मदद मिलेगी। ये सरकार किसानों के पीछे खड़े रहने वाली सरकार है। जब जब ऐसे संकट में किसान आए तब तब सरकार उसके पीछे खड़ी रही है। जैसे आपने देखा है कि सिर्फ हम बोलते नहीं तो करते हैं। पिछली अभी जो बोलने वाले हैं उन्होंने वादे किए, लेकिन उसके वादे पूरे करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके लिए 1 रुपया में पीक बीमा योजना भी हमने कर दी है। ये जो बेमौसमी बरसात हो रही है उसके बारे में पंचनामे शुरू है। जितनी भी मदद सरकार किसान को करे, बिल्कुल सरकार करती है। आज सुबह उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा था कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। यही हाल महाराष्ट्र का है। किसान परेशान हैं, टूटा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री शिंदे तेलंगाना और जयपुर में बीजेपी के उम्मीदवारों को खोखे पहुंचा रहे हैं,
उनका प्रचार करने में बिजी हैं। महाराष्ट्र की माई बाप सरकार गायब हो गई, लेकिन शाम को एकनाथ शिंदे ने किसानों के लिए मदद का ऐलान किया दिया। तब महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कहा, सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा, अगर किसानों को तुरंत मदद नहीं की गई तो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में किसानों के सपोर्ट में मोर्चे निकाले जाएंगे। बेमौसम बारिश हुई है और इसका परिणाम इतना गहरा है कि कुछ कई जगह जानवर मर गए हैं और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसके पहले भी जब यानी नासिक में देखेंगे तो कांदा के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। कपास का रेट अभी 7,000 रुपया ही है, उसके लिए लोग आंदोलन करते हैं। सोयाबीन का कुछ प्रॉब्लम है। हर जो भी क्रॉप है, हर क्रॉप का किसान जो है बहुत तकलीफ में है और इसीलिए हमने राष्ट्रवादी के तरफ से महाराष्ट्र में जलगांव में एक किसानों का आक्रोश मोर्चा रखा है। कल 1 तारीख को नासिक जिले में दिंडोरी के यहाँ हमारा आक्रोश मोर्चा होने वाला है और 5 तारीख को अमरावती में विदर्भ की वो 2-3 जिले के बारे में जो सब किसानों के प्रश्न हैं वो लेके हम आक्रोश मोर्चा किसानों का अमरावती में निकाल रहे हैं। नेता तो लड़ते रहेंगे, बयानबाजी करके निकल जाएंगे, लेकिन प्राकृतिक आपदा की असली मार किसान झेलेगा। किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। इसका असर यह होगा कि अब मार्केट में फलों और सब्जियों की सप्लाई कम होगी, कीमतें बढ़ेंगी और आखिर में जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदा पर, नेचुरल डिजास्टर पर किसी सरकार का जोर तो नहीं चलता, लेकिन ये प्रॉब्लम हर साल की है। सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है, लेकिन इसका फायदा किसानों तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए सरकार को किसानों की मदद के साथ साथ ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे फसल बीमा की राशि किसानों को आसानी से मिल सके और वो हर साल होने वाले इस तनाव से बच पाए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की पार्टियों के बीच एक बार फिर टकराव दिखाई दिया। उद्धव की पार्टी के नेता दत्ता दलवी ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी, तो पुलिस ने केस दर्ज करके दत्ता दलवी को जेल भेज दिया। भांडुप पुलिस स्टेशन में दलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दत्ता दलवी उद्धव की पार्टी के सीनियर नेता हैं, मुंबई के मेयर रह चुके हैं। असल में 26 नवंबर को भांडुप में उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम में दत्ता दलवी ने शिंदे के खिलाफ अपमानजनक कमेंट किए। इसके खिलाफ कल शिकायत हुई और पुलिस ने आज दत्ता दलवी को उनके घर से अरेस्ट कर लिया। सुबह दलवी की गिरफ्तारी के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंच गए, वहां प्रोटेस्ट किया, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संजय राउत भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। संजय राउत ने दावा किया दत्ता दलवी ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ शिंदे को हिंदू हृदय सम्राट कहने पर ऐतराज जताया था। राउत ने दलील दी, जिस गाली को लेकर यह केस दर्ज किया गया है वो तो आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती है। राउत ने कहा यह बदले की कार्रवाई है और इसका हिसाब लिया जाएगा। यहाँ भांडुप में सभा में दत्ता दलवी ने ये कहा, हमारे ये जो गद्दार हृदय सम्राट मुख्यमंत्री है वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हैं, उनके लोग, कि ये हिंदू हृदय सम्राट है। क्या किया हिंदुओं के लिए? अपने आप को ये गद्दार ने हिंदू हृदय सम्राट कहना, यानी वीर सावरकर हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है और ये अपमान के लिए उनके ऊपर एफआईआर लॉज होने चाहिए। धर्मवीर में जिस शब्द का इस्तेमाल किया दत्ता दलवी ने वो तो आनंद दिघे जी के डायलॉग में है। आनंद दिघे बोल रहे हैं कि तो ये फिल्म के ऊपर एक्शन नहीं है, सेंसर ने वो शब्द को काटा नहीं है, हाँ कातरी ने उधर कैची नहीं लगाई। और अगर यही शब्द का इस्तेमाल दत्ता दलवी करते हैं तो उसके ऊपर आप इस प्रकार से एक्शन लेते हो। देख लेंगे, वहाँ हमारे अद्वैत हीरो को अरेस्ट कर दिया है, यहाँ दत्ता दलवी को अरेस्ट कर। आप कितने भी जुलूम करो,
2024 में आप सब लोग जेल में जाने वाले हैं। लेकिन हमें संजय राउत की इस बात पर बीप लगानी पड़ी जहां उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया था। सुबह उद्धव कैंप के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रोटेस्ट किया था। संजय राउत ने चेतावनी दी थी, लेकिन दोपहर बाद एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। शिवसेना के शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने दत्ता दलवी के घर के नीचे खड़ी उनकी कार पर गुस्सा उतारा, कार पर पत्थर फेंके, शीशे तोड़ दिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा, बोलने की आजादी का मतलब दूसरों को गाली देना नहीं होता। पुलिस ने कानून के हिसाब से काम किया है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। जो एक्स मेयर दत्ता दलवी है, उन्होंने उनके ऊपर जो गुना रजिस्टर हुआ था उसका प्राइमरी तपास कंसर्न जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी इंचार्ज ऑफिसर है उन्होंने किया है और ये नॉर्मल प्रोसीजर है। इवन जो भी एफआईआर दर्ज होती है और अगर उसमें कोई तथ्य दिखता है प्राइमरी तो कंसर्न पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इनको ताबे में लेते हैं, इनके साथ चौकसी करते हैं और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। उनको फिर वहाँ से कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाती है। ये नियम के अनुसार सब काम चल रहा है, कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार सब काम चल रहा है। ऐसा कोई भी इसमें राजनीति करने की नहीं है। बार बार ऐसे उनके लोग जिनको अभी सत्ता न होने के कारण नैराश्य उनको आया है, तो बार बार ऐसे गलत शब्द का इस्तेमाल करना, बार बार ऐसी कोई टिप्पणी करना ये लोग करते हैं। लेकिन कानून का काम करेगा, पुलिस का काम करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए। उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा, उद्धव ठाकरे उनकी तरक्की से जल रहे हैं, इसलिए अपने नेताओं से उनके खिलाफ ऐसे अपशब्द बुलवा रहे हैं। लेकिन किसी के कुछ बोलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो महाराष्ट्र की जनता के काम करते रहेंगे। उनके पास दूसरा कुछ काम है नहीं। टीका टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। ये महाराष्ट्र को शोभा देने वाली बात नहीं। ये बाला साहेब ठाकरे जी की शिकवत नहीं है, ये सीख नहीं है और इसलिए उनको काम धंधा नहीं है। वो टीका टिप्पणी करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। हम सरकार जो है लोगों के हित का निर्णय लेगा और जो घर बैठने वाले लोग हमारे ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे, जिनके बारे में खुद शरद पवार जी ने भी लिखा है उनकी कार्य पद्धति के बारे में, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा। और ये जेलसी है, ये बहुत ही पैरों तली जमीन खिसक गई है। आज जो ग्राम पंचायत में जो चुनाव में जो नतीजा है उनसे उनको पता चला है कि वो कहाँ पर है और इसलिए वो कितनी भी टिप्पणी करे निचले स्तर की, ये महाराष्ट्र की जनता बहुत ही समझदार है। हम हमारा काम करेंगे, हम वो जो टिप्पणी करेंगे, आरोप करेंगे, उसके कामों में से उत्तर हम देंगे और जनता उनको बराबर उनकी जगह दिखाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल दो रंग दिखाई देते हैं। जब से शिवसेना के टुकड़े हुए, दोनों फैक्शन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। उद्धव और शिंदे एक दूसरे को शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है और इसका असर नीचे तक दिखाई देता है और नेता आपस में गाली गलौज करते हैं। दूसरी तरफ एनसीपी है, यहां भी पार्टी के दो टुकड़े हुए, यहां भी अजीत पवार विधायकों को तोड़कर सरकार में शामिल हो गए, लेकिन शरद पवार और अजीत पवार के बीच रिश्ते कायम हैं। दोनों मिलते जुलते हैं, अक्सर बात करते हैं। इसलिए पार्टी में बाकी नेता भी आपसी टकराव के बावजूद एक दूसरे पर ऐसे प्रहार नहीं करते, एक दूसरे को गालियां नहीं देते। मुझे लगता है राजनीति का सही तरीका यही है जो एनसीपी ने दिखाया। अच्छा होता अगर उद्धव और शिंदे इससे कुछ सीख लेते। यूपी विधानसभा में आज योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। असल में यूपी सरकार ने आज विधानसभा में करीब 21,000 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड्स रखी। गौर करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास के लिए 125 करोड़ से ज्यादा का फंड रखा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो समारोह होगा उसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। इसको रामोत्सव का नाम दिया गया है
और सरकार का अंदाजा है कि इस कार्यक्रम में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। असेंबली में समाजवादी पार्टी ने सप्लीमेंट्री बजट में एलोकेशन पर तो कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन इसके बाद धान की खरीद और डेंगू के बढ़ते मामलों पर योगी सरकार को घेरा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। योगी ने सरकार की सारी योजनाएं गिना दी और इसके बाद कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जाति और मजहब देकर लोगों की मदद करती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। याद रखना, डबल इंजन की सरकार है। ये केवल बोलती नहीं, करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। वह किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। अब आपको यह भी दिखा देता हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को इस तरह का सीधा जवाब क्यों दिया। असल में अखिलेश यादव ने कमेंट किया था कि जो सरकार लोगों का इलाज नहीं करवा पा रही, डेंगू से लोगों को बचा नहीं पा रही, वो सरकार यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करती है तो हंसी आती है। डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। और डेंगू सामान्य बीमारी है कि ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए। और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्ट्रेचर नहीं है, लोग अपने कंधों में, गोदी में रख करके या परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं। यह स्थिति है। चूंकि अखिलेश यादव ने यूपी के पूरे हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाया, योगी ने कहा यह बात अखिलेश यादव भी जानते हैं कि पिछले 6 साल में यूपी का हेल्थ सिस्टम कितना बेहतर हुआ है। लेकिन अखिलेश हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके जिस तरह लोगों को गुमराह करने की साजिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। योगी ने कहा कि जब कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बनी थी, तब भी अखिलेश यादव ने उसे मोदी वैक्सीन कहकर लोगों को इसके खिलाफ भड़काया था। अब एक बार फिर वो हेल्थ सिस्टम को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वो तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। परिणाम क्या है? मोदी जी के
शासनकाल में उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। दुनिया के अंदर तमाम देशों में कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोरोना कंट्रोल है और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूरी तरह सतर्क है और अब तो इसके मामले वैसे भी समाप्ति की ओर हैं। बरसात के समय जल जमाव वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं और ये केवल डेंगू के मामले नहीं होते, इंसेफ्लाइटिस के भी मामले होते हैं, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हो सकता है कि काफी दिन हो गए मंत्री पद से हटे हुए, तो आप भूल गए होंगे, तो आपके संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर के अब वो कभी नहीं मिलना। योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि यूपी में हेल्थ सिस्टम में काफी सुधार हुआ है। अब किसी की दादागिरी नहीं चलती, सरकारी योजनाओं की मदद सबको मिलती है। पहले लोग यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी और राशन व्यवस्था में सुधार की बात करते थे, अब लोग हेल्थ सर्विसेज में सुधार की चर्चा भी करते हैं। लेकिन ये सही है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। पूर्व सांसद की बेटे की मौत जैसे हुई, ऐसी एक घटना पूरे सिस्टम को बदनाम कर देती है। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घर पर दिवाली मनाई जा रही है। ये जश्न उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की खुशी का है। उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद इगास बग्वाल त्योहार मनाया जाता है, लेकिन उत्तरकाशी के टनल हादसे के बाद पुष्कर धामी ने न तो दिवाली मनाई न इगास बग्वाल का त्योहार मनाया, क्योंकि दिवाली के दिन सुबह ही हादसा हो गया था। टनल में 41 मजदूर फंस गए थे। पुष्कर सिंह धामी उसी दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे। उन्होंने उत्तरकाशी में बहुत समय बिताया, इसलिए कल जब सारे मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए तो आज पुष्कर धामी ने मजदूरों के परिवार वालों को देहरादून में अपने घर बुलाया और उनके साथ उत्सव मनाया। कल मजदूरों के रेस्क्यू के बाद पुष्कर धामी उत्तरकाशी में रुक गए थे। आज सुबह वो हॉस्पिटल गए, टनल से निकाले गए मजदूरों से मिले, उन्हें 1-1 लाख रुपए का चेक दिया और मजदूरों का हौसला बढ़ाया। टनल से निकाले गए सभी 41 लोगों को फिलहाल ऋषिकेश के एम्स में रखा गया है। वो ट्रॉमा सेंटर में है। वैसे सबकी सेहत ठीक है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत उन्हें 24 घंटे तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा। हो सकता है कल सबको घर भेज दिया जाए। टनल में जो लोग फंसे थे उन सबको कंपनी की तरफ से 1 महीने की पेड लीव दे दी गई है। उत्तरकाशी में जिस तरह से टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाला गया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार की सारी एजेंसियों ने पूरी ताकत लगा दी। उत्तराखंड की सरकार को रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होने दी गई। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसी आपदा से, ऐसी विपत्तियों से डील करने का अनुभव इस मामले में बहुत काम आया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज भी प्रधानमंत्री को उसका श्रेय नहीं देना चाहते। पर जरा सोचिए, अगर कहीं जरा सी भी गड़बड़ हो जाती, एक भी मजदूर के साथ हादसा हो जाता, तो यही लोग सारा ब्लेम मोदी पर लगा देते। आज अगर मजदूरों के परिवार दिवाली मना रहे हैं तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी को जाना चाहिए। इसमें किसी को हिचकिचाना नहीं चाहिए।